हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है अब तक 9 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग जो है दोस्तों 10वें प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग खुद से रिवीजन कर पा रहे हैं तो आप लोगों को यह वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग ये वीडियो जो है देख करके जल्दी रिवीजन कर सकते हैं अगर आप लोगों का मन नहीं लग रहा है प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने में, पीडीएफ को पढ़ने में। तो दोस्तों आप लोगों के वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं जीके को याद करने की, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। सबसे पहले 5 रिवीजन क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। पहला है, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 2013 में शामिल किया गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में डिस्कस किया था। चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, यहाँ पर जो है टोटल 6 राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर का किला। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दुर्ग को जो है राजस्थान की यूनेस्को में शामिल किया गया है 2013 में। इसी तरह से दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि यूएनयू यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? टोक्यो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोक्यो जापान। अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। राखल लीला कहाँ का नृत्य है? असम का। राज्यपाल द्वारा जारी होने वाला अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 213। वहीं राष्ट्रपति द्वारा जारी होने वाला अध्यादेश संविधान के आर्टिकल नंबर 123 में है। तो ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। भाई दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1 है, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो सोगात्सु जापान का नववर्ष त्योहार है। एनो नोव ब्राजील का नववर्ष त्योहार है। नवरोज पारसियों के द्वारा बनाया जाने वाला नववर्ष त्योहार है जो 20-21 मार्च को लगभग मनाया जाता है। चेटी चंद सिंधियों का नववर्ष त्योहार है। पोइला बैसाख बंगालियों का नववर्ष त्योहार है। पुथांडु तमिलनाडु का नववर्ष त्योहार है। नवरेह जम्मू कश्मीर का नववर्ष त्योहार है। चेरा ओबा मणिपुर का नववर्ष त्योहार है। बिशु ये केरल का नववर्ष त्योहार है। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष त्योहार है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नववर्ष त्योहार हैं, आप लोगों को कंठस्थ जरूर करनी है। अगला प्रश्न है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक जो है डॉक्टर मनमोहन जी की है। डॉक्टर मनमोहन जी के बारे में अन्य तथ्य हैं कि आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के जन्मदाता कहलाते हैं। 1991-96 में ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे इंडिया के। पद्म विभूषण इन्हें 1987 में प्राप्त हुआ। भारत के प्राइम मिनिस्टर ये 2004 से 2014 तक रहे। 1966 से 69 में इन्हें UN सीटेड में जो है यहाँ सदस्य रहे। और RBI के गवर्नर ये 1982 से 85 तक रहे। वहीं दोस्तों बात करें प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है द कोलेशन ईयर्स। वहीं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की बुक्स हैं कुछ, एग्जाम वॉरियर्स, सोशल हार्मनी और एवोर्ड ऑफ लव। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को बुक्स याद रखनी है कि माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी, लाल सलाम स्मृति ईरानी, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है, ऑन माई टर्म्स शरद पवार की पुस्तक है, पीपल्स स्ट्रगल सीताराम येचुरी की पुस्तक है, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, सेट्स ऑफ ट्रुथ कपिल सिब्बल की है, और मोती श्री सुमित्रा महाजन की ये बुक है। अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष यानी कि कब किस तारीख को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। वही दोस्तों बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मेंस डे 19 नवंबर को, लोटा दिवस और शौचालय दिवस यानी कि इसी दिन मनाया जाता है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्धि की हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है पहले मरणोपरांत कौन थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ? वो पृथ्वीराज कपूर थे।
राशि इसमें 10 लाख प्लस दी जाती है। 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। भाई दोस्तों बात करें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1969 1969 में जो है इसकी शुरुआत होती है। और 1969 में जो है देविका रानी जो पहली महिला थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भाई अगर दोस्तों बात करें कि पहले पुरुष कौन थे, तो BN सरकार जो थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष थे। भाई दोस्तों ओवरऑल की बात करें तो देविका रानी पहली महिला थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। भाई दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे बुतरस घाली, तो ये जो थे यहाँ पर महासचिव थे। भाई दोस्तों बात करें कि UN के यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे से संबंध रखते थे। 1946-52 में जो है यहाँ पर ये अध्यक्ष रहे। 1945 में UN की स्थापना होती है। UN के पहले एशिया से थे कौन थे, म्यांमार के थे यू थांड। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, वो वर्तमान में यहाँ पर जो है महासचिव है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे, ग्लेडविन जैब, 1945 से 46 तक ये रहे। उसके बाद कौन बनते हैं पहले महासचिव, त्रिगवेली 46 से 52 में। और 2 कार्यकाल के लिए पहले व्यक्ति कौन थे, तो डेग हेमर्स जोल्ड जो कि 2 कार्यकाल के लिए पहले व्यक्ति थे, 2 कार्यकाल के लिए महासचिव नियुक्त हुए। वही दोस्तों बात करें विमान दुर्घटना में मौत किसकी हुई थी, तो डेग हेमर जोल्ड की। भाई दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, यानी कि इसरो का गठन कब किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी की स्थापना कब की गई थी। इसरो अलग है और ये इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी अलग है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1962 में होती है। वहीं दोस्तों बात करें इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में होती है। वहीं नासा जिसे जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को होती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। वहीं VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ है, केरल तिरुवनंतपुरम में है। वही दोस्तों बात करें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। और 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का है, क्या है, मुख्य युद्धक टैंक है। अर्जुन जो है वो भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। वहीं दोस्तों बात करें कि हल्का लड़ाकू विमान कौन सा, तेजस है, जो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है यहाँ पर विकसित किया गया है। वहीं दोस्तों बात करें DRDO द्वारा विकसित रोबोट कौन सा है, तो वो दक्ष है। पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है, तो INS साल्की 546 है। भाई दोस्तों बात करें कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी पनडुब्बी है, तो वो है INS अरिहंत। भाई अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई, तो 1792 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे पहला क्रिकेट क्लब कब खुला था, मैरीलैंड वॉन में खुला था और लंदन में। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था, तो ये जो था मूसलीपट्टम में सबसे पहले कारखाना खोला था 1611 में, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और ये अस्थायी कारखाना खोला गया था, पहला स्थायी कारखाना खोला गया था 1613 में सूरत में। 1633 में एक और कारखाना खोला जाता है अंग्रेजों के द्वारा बालासोर में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने किसे सौंप दिया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1898 में की थी, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय जी को इन्होंने सौंप दिया। बात करें दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी का एक उपनाम है महामना मदन मोहन मालवीय, तो महामना इन्हें कहा था टैगोर ने। और
इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया जाता था, इंडियन यूनियन इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया जाता था। 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया और इसकी नींव रखी थी हार्डिंग द्वितीय ने, जिसे 4 फरवरी 1916 में नींव रखी गई थी। वहीं दोस्तों बात करें कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड हेयर ने। और डेरिजियो कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के समय ये डेरिजियो थे। वही दोस्तों बात करें कि राजा राममोहन राय, जिनका जन्म 1772 में हुआ और मृत्यु 1833 में हुई वेस्टर्न इंग्लैंड में, और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। वहीं 1815 में इनकी पहली पुस्तक तुस्फत उल मुआउद्दीन जो 1815 में प्रकाशित होती है। वहीं दोस्तों बात करें कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उधर दूसरी ओर बंगाली अखबार की इन्होंने संवाद कौमुदी, बंगाली अखबार इनका था संवाद कौमुदी, जिसकी स्थापना प्रकाशित किया 1821 में। और फारसी अखबार था इनका मिरात उल अखबार, जिसे 1822 में इन्होंने प्रकाशित किया। वहीं दोस्तों बात करें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और 1829 में सती प्रथा का अंत जो है करते हैं ये लोग। और वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 में इनके द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों बात करें कि 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खोला गया डेविड हेयर के द्वारा। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? तो लिटन ने पेश किया था। 1776-80 इनका कार्यकाल रहता है। वही प्रथम दिल्ली दरबार भी लिटन के समय में हुआ था 1877 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में हुआ, जो वापस हुआ था 1882 में रिपन की कार्यकाल में। शस्त्र अधिनियम 1878 में पेश करते हैं ये, और जो वापस होता है 1882 में रिपन की कार्यकाल में, जो कि पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वापस हुआ था, तो ये रिपन के कार्यकाल में हुआ था और पेश किया था लिटन ने। वही दोस्तों बात करें CSE में एज जो है 21 से 19 कर दी गई। वही टारगेट जो है सोम प्रकाश अखबार इन्होंने प्रकाशित किया था। वही दोस्तों बात करें रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 रहा, जिसमें इलवर्ट बिल इन्होंने 1883 में पेश किया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पेश किया। इलवर्ट बिल जो था उसमें यूरोपीय मुकदमा, इलवर्ट बिल के तहत जो है यूरोपीय जो है मुकदमा भारतीय जज सुन सकेंगे। यूरोपीय व्यक्ति पर अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा है तो उसका सुनवाई जो है जज भारतीय जज कर सकते थे। और पहली नियमित जनगणना जो है इन्हीं के रिपन के कार्यकाल में होती है 1821 में। और स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है स्थायी स्वशासन का जनक। हंटर कमीशन 1882 में किसके शासनकाल में आया था? तो ये रिपन के कार्यकाल में आया था। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 में गठित की गई थी। वहीं दोस्तों बात करें आपके अगले पॉइंट की कि प्रथम सत्र जो राज्यसभा का प्रथम सत्र था वो 13 मई 1952 को लगता है। वहीं 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा इसका नाम पड़ता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले सभापति जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन थे, पहले उपसभापति S.B. कृष्णमूर्ति थे। तो पहले सभापति कैसे हो? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, और पहले उपसभापति S.B. कृष्णमूर्ति राव थे। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो M. अनंतशयन अयंगर यानी कि M.A. अयंगर जो थे वो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। वही दोस्तों बात करें कि पहले ये डिप्टी स्पीकर थे। और बली राम भगत जो थे इनका सबसे छोटा कार्यकाल था, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और बलराम जाखड़ जो थे इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा लोकसभा में। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर 1952 से 56 तक रहते हैं। और सबसे युवा लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो यहाँ पर IMC बाल योगी से, बाल से याद रखना, सबसे छोटे युवा लोकसभा स्पीकर, बाल से याद रखना, बालक। पहली महिला कौन थी अध्यक्ष? मीरा कुमार, 2009 से 2014 तक ये पहली महिला रही। दूसरी महिला थी सुमित्रा महाजन। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वे राष्ट्रपति को सूचना आदि दे। तो ये आर्टिकल नंबर 78 यानी कि 78 में है। आर्टिकल 74 में क्या है कि मंत्रिपरिषद के से रिलेटेड है। और आर्टिकल 75 में क्या है कि PM की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 75(1) में क्या है कि मंत्रिपरिषद में जो है सदस्य लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे। लोकसभा में संख्या है उससे 15% अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होगी। और आर्टिकल 75(2) में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। और आर्टिकल 75(3) क्या है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदार।
लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक जिम्मेदार रहेगा और समस्त कार्य जो है भारत सरकार के, वो आर्टिकल 77 में कहा गया है कि समस्त कार्य जो है भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है 16 कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा यतो धर्मस्ततो जया, यानी कि ये महाभारत से लिया गया है और 28 जनवरी 1950 को महाभारत से लिया गया है। 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक होती है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर जो है ये महाभारत से यतो धर्मस्ततो जया ये लिया गया है। वही दोस्तों बात करें कि सत्यमेव जयते, जो कि हमारा एक आदर्श वाक्य नहीं बल्कि ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। भाई दोस्तों बात करें फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में होती है। सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन रहे। तो कमल नारायण, जो कि 17 दिन के लिए ये जो है कौन रहते हैं, अध्यक्ष सीजी चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश रहते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के। तो ये कैसे याद रखना है, कमल यानी कि कमल जो है पानी से बाहर आएगा तो वो कुछ समय के लिए ही आएगा, 17 दिन के लिए वही आए। और सबसे लंबे समय तक कौन किसका कार्यकाल रहा, तो वाई बी चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल 7 वर्ष तक रहा। डी वाई चंद्रचूड़ को आप जानते होंगे, तो उनके ही ये वंशज हैं, वाई बी चंद्रचूड़। वहीं दोस्तों बात करें अगला प्रश्न कि भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है। तो विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। वहीं दोस्तों बात करें अगला प्रश्न, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के अन्य द्वीप हैं बोर्नियो इंडोनेशिया और मलेशिया में है, और मेडागास्कर द्वीप मेडागास्कर में, सुमात्रा इंडोनेशिया में, जावा इंडोनेशिया में, लुजोन और मिडानाओ फिलीपींस में है। सबसे बड़ा द्वीप कौन कहाँ, अटलांटिक और आर्कटिक में। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क में है। और वहीं दोस्तों बात करें ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। 21 यहाँ पर जो है बात करें कि ग्रीनलैंड जो है इसका एरिया कितना है, 21,75,600 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। भाई दोस्तों बात करें हांसू जापान, ये प्रशांत महासागर में है, और न्यू गिनी पापुआ न्यू गिनी में है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। भाई दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशियन। तो जो है जावा गर्त जो है, जो कि सुंडा गर्त कहलाता है, जिससे हिंद महासागर में पड़ता है, ये सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई कितनी है, 8,152 मीटर। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो मेरियाना ट्रेंच यानी कि मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरी गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, और ये 1122 मीटर का गहराई है इसकी। सेकंड जो है वो कौन सा है, टोंगा, जो कि 10,800 मीटर गहराई है इसकी, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ती है। प्यूर टोरिको गर्त जो है वो अटलांटिक में पड़ती है, जो कि यस आकार की है। वही दोस्तों बात करें कि अगले प्रश्न की, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलमंडलों के नाम बताइए। डोबर जलमंडल, पाक जलमंडल क्या है कि पाक जलमंडल जो है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। बात करें देश की तो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। बाब अल मंदेब ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को अलग करता है। सुंडा ये जावा और हिंद सागर को अलग करता है। भाई जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। भाई दोस्तों बात करें कि प्रश्न नंबर 21 की, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा इनमें से कौन सा उपाय अपनाए जाने की संभावना है। तो आरबीआई के द्वारा रेपो दर में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन रेपो रेट, यह उपाय अपनाए जाने की संभावना है। तो ये जो है मुद्रास्फीति कब होती है, जब सेवा की मांग ज़्यादा हो और उत्पादन कम हो। जब उत्पादन कम होगा और सेवा की मांग ज़्यादा होगी, मुद्रास्फीति कहलाया जाता है। और वहीं प्रश्न नंबर 22 है कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक में किया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय कर दिया गया। ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का विलय जो है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। तो विजया और देना बैंक का विलय 2019 में किया जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में बीओबी में। सिंडिकेट का विलय कनाडा में। आंध्र बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक में कर दिया जाता है। वही अगला प्रश्न है कि भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम बताइए। तो पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था। हिंदुस्तान थे याद रखना पहला बैंक। 1832 में इसे बंद कर दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। और 1806 में ये बैंक ऑफ कोलकाता इसकी बैंक ऑफ कोलकाता कहलाया 1806 में। 1832 में इसे बंद कर दिया गया, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता था, पहले इसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भाई अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है। तो एम बैन जो है वो जनता के पास मुद्रा जो होती है उसको दर्शाता है। एम बैन जो है वो तरलता इसमें ज़्यादा होती है,
M2 में क्या होता है कि M1 यानी कि तरलता ज़्यादा और डाकघर की मुद्रा को दर्शाता है। भाई M3 जो है वो तरलता ज़्यादा और बैंकिंग प्रणाली शाब्दिक जमा को दर्शाता है। भाई M4 जो है वो M3 यानी कि तरलता ज़्यादा, बैंकिंग प्रणाली शाब्दिक जमा और डाक बचत बैंक को दर्शाता है। भाई दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 25। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर 1946-59 में आता है, वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड है। और सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड है। भाई फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है BLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। भाई दोस्तों फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। भाई दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा होमवर्क है, जिसमें किसी पीढ़ी में यानी कि किसी पीढ़ी में कोबोल भाषा का प्रयोग किया गया। इन विच जनरेशन वाज कोबोल लैंग्वेज यूज। तो थर्ड पीढ़ी में जो है कोबोल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग ठीक से रिवीजन कर पा रहे होंगे। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो बाकी आपको कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।